टेक अ बाउ, टेक अ सल्यूट टू अरशद नदीम, द लेजेंड, द वन मैन आर्मी, जिसने सारे ऑड्स को शिकस्त देते हुए, हर तरह की बुरी सरकमस्टांसेस को शिकस्त देते हुए, अपनी बेसिक ट्रेनिंग को भी शिकस्त देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को और कौम को वो खुशी दी है जो कि शायद 92 के वर्ल्ड कप के बाद उस लेवल की खुशी है, उतनी बड़ी खुशी है। बल्कि शायद मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी और ये कहूंगी कि शायद ये उससे भी बड़ा एक एजाज है जो कि अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। 31 साल बाद पाकिस्तान को इस लेवल की खुशी नसीब हुई है। और इटसेल्फ अगर गोल्ड की बात की जाए ओलंपिक्स में, तो 32 साल बाद ये खुशी पाकिस्तान को नसीब हुई है। इससे पहले जो 32 साल पहले जो पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था ओलंपिक्स में, वो हॉकी में था। इंडिविजुअल स्पोर्ट में तो ये इटसेल्फ पहली जीत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स के जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उन्होंने भी इसी तरह से इस जीत को मुखातिब किया है और उन्होंने अरशद नदीम की तस्वीर लगाई है जब वो डिसबिलीफ में थे अपनी उस थ्रो के बाद। और एक बिल्कुल उन्होंने अपनी डिसबिलीफ में एक अपना एक्सप्रेशन दिया था, एक इस तरह से अपने जज्बात का इजहार किया था। वही तस्वीर लगाई है ऑफिशियल ट्विटर ऑफिशियल एक्स हैंडल ने, और साथ उन्होंने लिखा है कि आप यकीन कर लें, बिलीव इट नदीम, इस तरह से उन्होंने लिखा है कि ये वाकईतन पाकिस्तान के लिए, आपके मुल्क के लिए पहला मेडल है जो कि किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट में पहला गोल्ड है जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। जिस तरह से जितनी बड़ी ये खुशी है, जितनी बड़ी ये जीत है, उसकी जितनी तारीफ की जाए, जितना उसके लिए कहा जाए कम है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी होने के नाते हम तो वैसे भी एग्जैजरेट करते हैं अपनी तारीफ में, हम तो वैसे ही जितना नहीं भी बनता उतनी तारीफ हम कर जाते हैं अगर कोई थोड़ी सी भी चीज पाकिस्तान के लेवल पे अच्छी हुई हो। जाहिर है आजकल क्योंकि खुशियां कम कम नसीब होती हैं मुल्क में, आपको पता है हालात, एक मायूसी की भी लहर है, सब कुछ है। अब एक हॉस्टिलिटी भी सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर बढ़ी हुई है। तो इसलिए कोई भी अगर छोटी सी भी खुशी नसीब हो उसको हम ओवर एंड अबव जाके सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये खास एक इतनी ऐसी अचीवमेंट है कि पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है वो साल तक, डेकेड्स तक जो है वो ये याद करेगी कि जिस तरह से एक शख्स ने बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी बिल्कुल कन्वेंशनल इंडिजिनस अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हुए, वसाइल को बरूए कार लाते हुए, अपने विलेजर्स, अपने पिंड के सपोर्ट से, अपने बैकयार्ड में ट्रेन करके, तमाम जो एथलीट्स थे वो एक तरफ थे और उनकी जिसामत, उनकी बिल्ड बड़ी परफेक्ट किस्म की, एक एथलेटिक बिल्ड के कद काट के वो मालिक थे और लग रहा था कि बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से होके आए हैं। वेयरएज अरशद नदीम ऑन द अदर हैंड किसी लेमैन को भी नजर आ रहा था कि बिल्कुल एक वो पहलवानों जैसी उनकी जिसामत, लंबा चौड़ा उनका जिस्म, और उसके मतलब कोई ऐसा कोई एथलेटिक तरह की उनकी बिल्ट या फिजिक नहीं थी, लेकिन उनकी टेक्निक, उनकी फिनिश और उनकी गेम, सारों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और वो अकेला बंदा एक तरफ था और बाकी तमाम जो बड़े एथलेटिक सारे तमाम थे वो दूसरी तरफ थे। सो मच सो कि जो उनके आर्च राइवल नीरज चोपड़ा थे, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि दोनों की जो माएं हैं उन्होंने दूसरी तरफ के अपने जो प्लेयर्स थे, उनके जो मद्दे मुकाबिल थे उनके बेटों के, चाहे वो नीरज चोपड़ा की वालदा हैं या अरशद नदीम की वालदा हैं, उन्होंने दोनों दूसरे जो लड़के हैं उनको अपना बेटा कह के मुखातिब किया और उन्होंने कहा जीत हार मैटर नहीं करती, दोनों हमारे बच्चे हैं। तो इस तरह की चीज भी इतनी इस लेवल पर जाकर भी जो अपनाइयत है, या कंपेटिटर्स में इस लेवल की स्पोर्ट्समैनशिप होना, बल्कि उनकी फैमिली में भी इस लेवल की स्पोर्ट्समैनशिप वो पाए जाना, ये अपने आप में एक मिसाल है। इसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलती हो। क्रिकेट में हम देखते हैं कि हाँ, क्रिकेटर्स की आपस में इंडिया पाकिस्तान बड़ी दोस्ती होती है, मैच होता है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला हो तो हम सारे ही कहते हैं कि वो जंग की तरह जो है उसकी पब्लिक जो है दोनों मुल्कों की उसको देखती है। तो दोनों तरफ के ये जज्बात होते हैं। क्रिकेटर्स में फिर भी आपस में खिलाड़ियों में बड़ी दोस्ती होती है, फैमिलीज में भी मिलना जुलना होता है, दोस्ती होती है। लेकिन पब्लिक लेवल पर जो सेंटिमेंट होता है वो बड़ा हार्श होता है और बहुत हॉस्टाइल होता है। जीत जाए तो ऐसे मतलब जश्न मनाया जाता है जैसे हम वाकई कोई जंग जीत गए हों, और अगर हार जाए तो फिर उतनी जो है वो जैसे कहते हैं ना, अपनी टीम के ऊपर उतनी तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं और उतनी गालम गलो जो है अपनी टीम के लोगों को की जाती है कि तुम मजाल कैसे हुई, टीवी तोड़े जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये तो क्रिकेट वाला हाल होता है। लेकिन ये एक नित नई एग्जाम्पल है कि जहां पब्लिक लेवल पर भी इस कदर सेंटिमेंट है, इंडिया में भी इतनी खुशी है, इंडियन फैंस में भी इतनी खुशी है और कमेंटेटर्स में भी इतनी खुशी है अरशद नदीम के जीतने की, कि जितनी शायद पाकिस्तान से शायद पाकिस्तानियों में हो, या उससे शायद ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उनकी खुशी बहुत एविडेंट है। जो इंडियन कमेंटेटर्स भी, जिनको गुज़िश्ता रोज में देख रही थी जब ये चल रहा था तमाम मुकाबला, और जब गोल्ड नाम किया है अरशद नदीम ने अपने,
तो वो नीरज चोपड़ा की बात कम कर रहे थे और अरशद नदीम की बात ज्यादा कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने तमाम अपने ऑड्स को डिफीट किया है और बार बार कह रहे थे कि वो डिजर्व करते थे, ये जीत पे उनका नाम लिखा था। उन्होंने ना सिर्फ 32 साल बाद ये पाकिस्तान को एजाज दी है बल्कि 118 साल जो ओलंपिक्स का अपना रिकॉर्ड था उनकी थ्रो ने तोड़ दिया है। और जाहिर है नामुमकिन सी बात थी कि कोई और उस रिकॉर्ड को बीट कर पाता, तो पहले ही एस्टेब्लिश हो गया था कि वो इंशाल्लाह गोल्ड अपने नाम करने वाले हैं और वैसा ही हुआ। बल्कि कई लोग ये भी कहने पर मजबूर हो गए हैं, ग्लोबल कमेंटेटर्स ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि उनकी जो आखिरी थ्रो थी वो भी अराउंड 91 मीटर्स तक थी। तो वो एक गोया हैबिचुअल हो गए हैं कि वो 90 मीटर से अबव ही उनकी जेवलिन जाती है। इस पूरे मामले पर सियासत ऐसा है जैसे हम देखते हैं कि क्लास में जो तमाम तर जो एक अगर चलें ऐसे मिसाल ले लें कि एक जोड़ा अगर है, उनके बहुत सारे उनके फैमिली में बच्चे हैं, तो वो दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं कि बच्चे फेल हो जाए ना, तो बच्चों की जो फेलियर्स हैं वो एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि तुम्हारा काम है देखना, तुम बच्चे को ठीक नहीं पढ़ाती। वो जो बीवी है वो कहती है कि जी तुम बच्चों को टाइम नहीं देते, तुम अपने में लगे रहते हो, ये वो जितने बच्चों के जो फेलियर्स हैं वो अपने एक दूसरे पे थोपे जाओ। और जो एक बच्चा उन तमाम चीजों के बावजूद जो है अपने आप खुद से जो पढ़ता है, जिसको लगन होती है पढ़ने की, या जो खुद मेहनत करके कुछ आगे अपने लिए मकाम बनाता है, उसकी जो जीत है, उसकी जो सक्सेस है, उसको कम दी जाती है और आपस में एक दूसरे को ज्यादा जी छीनी जाती है एक दूसरे से कि जी नहीं ये मेरी वजह से हुआ है और ये मैंने इसको पढ़ाया था, ये देखा ना ये मेरी वो थी, ये क्या चले ये तो जो स्कूल जाता है उसका इंतखाब मैंने किया था, ये जो अब मतलब एक जिद सी बना ली जाती है कि किसी तरह से उसकी सक्सेस को अपने नाम कर लिया जाए। इसीलिए वैसे शायद कहावत गलत नहीं है कि जी जो कामयाबी है उसके कई वालिद हैं और जो नाकामी है उसका कोई नहीं। तो लेकिन सियासत इसके ऊपर करना एक खासी मायूब बात है और ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूं क्योंकि पीएमएलएन के ऑफिशियल एक्स हैंडल से लगाया जा रहा है कि जी 92 के वर्ल्ड कप में भी हमारी हुकूमत थी, अब भी हमारी हुकूमत है। तो फिर तो ऐसी बात है, तो ये जो क्रिकेट में जो शगुफा छोड़ा है, जो अभी क्रिकेट में जो बदतरीन कारकर्दगी वर्ल्ड कप में दिखाई है हमारी टीम ने, अमेरिका जैसी टीम से जिसमें टेक्नीशियंस के ऊपर जो टीम मबनी थी, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं थे, और जॉब करने वाले वो क्रिकेटर्स थे तमाम, उन तक से ये लोग हार गए। तो फिर तब भी तो आपकी हुकूमत थी, वो फेलियर अपने नाम नहीं करना। बल्कि तब क्या किया था, तब तो पीएमएलएन के लोग जो है भर भर कर ये इल्जाम मोहसिन नकवी साहब पे डाल रहे थे और कह रहे थे अच्छा वो तो आपको पता है कि वो तो हमारे हैं ही नहीं और वो तो कहीं और से हमारे ऊपर नाजिल हुए हैं, तो वो तो जो नाकामी है वो उनके सर है, पीसीबी के सर है और क्रिकेट की तमाम जो बदतरीन कारकर्दगी है वो सब उनकी है। हाँ, लेकिन ये जो जेवलिन थ्रो जीत गए ये हमारा है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि अपने तमाम लोगों को रिक्वेस्ट की थी अरशद नदीम ने कि उनके पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था उनका जेवलिन फंड कर दिया जाए। बैकयार्ड में वो अपने ट्रेन करते हैं। अगेंस्ट दैट नीरज चोपड़ा 3 ममालिक में 2 महीने से 3 बैरूनी ममालिक, आई थिंक जर्मनी, टर्की वगैरह में वो अंडर ट्रेनिंग थे, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड ये जो थे अरशद नदीम, ये तो बैकयार्ड में अपने ट्रेन करते थे, बल्कि एक इंडियन कमेंटेटर खातून भी कल कह रही थी कि ये तो मैं उनके ना जो नेबरहुड है उनके लिए फिक्रमंद होती हूँ कि जहां पे वो जेवलिन फेंक फेंक के अपनी ट्रेनिंग करते होंगे। तो वो तो माशाल्लाह इस तरह से इंडिजिनस जो भी उनके पास है उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने बस सिर्फ अपना फोकस इंटैक्ट रखा एंड ही मेड इट पॉसिबल। तो वो आप जी जीत अपने नाम कर रहे हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट हमारी है। फिर राना मशहूद साहब की वो जो वीडियो उन्होंने लगाई है वो भी किसी मजाक से कम नहीं, मुझे तो लगा कि शायद हंसेंगे एंड में ना कि हा हा कैसा लगा आपको ये जोक, लेकिन वो हंसे भी नहीं। तो इसलिए फिर मुझे समझ आया कि वो वाकई सीरियस है और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को कहा सर ये आपका विजन है। तो ये जो कोटियर्स होते हैं ना, जो तमाम इतराफ के लीडर्स के जो लोग बैठे होते हैं, मतलब जो बिला वजह हर चीज की तारीफ करके बताते हैं, एक रियल पिक्चर अपने लीडर को नहीं जाने देते, उनको हर बात में कहते हैं नहीं नहीं ये भी आपकी तारीफ है, जो चीज कोई खराब हो रही हो जिसके ऊपर बताना हो कि जी ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक करेंगे, आपकी तवज्जो की दरकार है, यहाँ पे आपने दुरुस्तगी करनी है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बतानी नहीं है, प्रॉब्लम को भी तारीफ बता के जो है बयान करके उनको बताना है। कोई भी लीडर हो उनके यहाँ ये कोटियर्स जो है उनको मरवाने में सबसे अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। मुझे तो वही वाली मिसाल याद आ गई कि वो अब उनको कह रहे हैं कि जी ये आपका विजन है और ये आपकी वजह से आपने चांस दिया। तो मतलब इस तरह की बात ना सिर्फ कह रहे हैं, या तो चले आपने अपने तौर पर की होती, खत्म हो गई होती, रात गई बात गई। मुझे खुद उन्होंने वो वीडियो भेजी है, कई लोगों को भेजी होगी, सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो चढ़ाई गई है। तो बाकायदा मतलब इसका क्रेडिट जो है वो क्लेम करने की कोशिश की जा रही है, विच इज एज अनफॉर्चुनेट एज कुड बी। मतलब ये पाकिस्तान के अलावा इस तरह का रुझान मैं कहीं भी नहीं देखती।
हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे सारे मिलकर बड़ी तनकीद करते हैं, वो हैं भी काफी मामलों में तनकीद के लायक, लेकिन मैंने उनकी तरफ से भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि जहां पर उनका कोई प्लेयर जो है वो हारा हो तो फिर इस तरह की चीजें की जा रही हो और इस तरह से क्रेडिट क्लेम किया जा रहा हो। तो मेरी तो खैर ये बात बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान में कहां से ये लोग ये वाली सोच लेके आ जाते हैं। जो नाकामी है वो अपने ऊपर नहीं लेनी। पीएमएलएन के अपने लोग राना सनाउल्लाह साहब और ये और वो और मतलब हनीफ अब्बासी मेरे प्रोग्राम पे भी कह के गए कि मोहसिन नकवी साहब तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते तो हम उनको नहीं रोक पाते, वो हमारी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पहुंच से दूर है, और जो क्रिकेट में नाकामी है उसका तमाम मलबा उन पे डाल दो, वो हमारा नहीं है। लेकिन हाँ 92 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता है वो हमारी वजह से हम जीते हैं। तो उस वक्त भी फिर आप जो क्रिकेट के करता धरता थे या जो क्रिकेट बोर्ड या जो भी उस वक्त था जो उसके लोग थे, फिर आप उनके ऊपर डाले ना वो कामयाबी, फिर वो आप क्रेडिट कहां से क्लेम कर रहे हैं? कम से कम स्पोर्ट टू स्पोर्ट क्रिकेट वही क्रिकेट यहाँ अभी भी था, वही वर्ल्ड कप था, उस वक्त भी वही क्रिकेट था, वही वर्ल्ड कप था, लेकिन उस वक्त कामयाबी जो है वो हमारी थी, अभी वाली नाकामी जो है वो हमारी नहीं है। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे समझ नहीं आता। और ये तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उस शख्स को कम से कम उसका जो इतना ड्यू क्रेडिट है उसमें कमी ना लाएं। उसका 0.5%, 1%, 2%, जितना भी आप हिस्सा आप उसके क्रेडिट का क्लेम कर रहे हैं, मैं ये फराग दिल होकर कह रही हूँ कि शायद आप उम्मीद कर रही हूँ कि आप 1%, 0.5% ही कर रहे होंगे, वरना हो सकता है मुझे कोई नफी करते हुए या राना मशहूद साहब ये भी कहते हैं कि नहीं 70-80% ये क्रेडिट हमारा है, वो 20% उस लड़के ने जो भी इधर उधर खेलता कूदता फिरता था वो उसका क्रेडिट है, तो ये भी हो सकता है। तो प्लीज ये ना करें, ये दिस इज वेरी अनड्यू और इसकी बिल्कुल ये अननेसेसरी किस्म की बातें हैं, इनसे गुरेज करें। कि उलेमा कन्वेंशन में जो तकरीर थी, मैं समझती हूँ कि कई मायनों में बहुत मायने खेज थी और कई एतबार से वो काबिल जिक्र है। एक तो करप्शन का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि करप्शन जो है वो किसी भी माशरे के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रूट कॉज है। करप्शन के खात्मे के लिए जो है वो उलेमा भी अपना किरदार अदा करें। तो ये बड़ी अहम बात है क्योंकि करप्शन के हवाले से अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि तमाम ही इतराफ से एक तनकीद है, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात तो अगर पीटीआई आज उनकी जद में है अपनी साबिक हुकूमत और उसके दौरान होने वाले फैसलों की वजह से, आई थिंक करप्शन के इल्ज़ामात हमें सबको पता है कि तकरीबन कोई भी पार्टी उस इल्ज़ामात से कोई भी पार्टी बरी ज़िम्मा नहीं है, चाहे वो पीएमएलएन हो या चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। तकरीबन हर कोई एक इल्ज़ामों की और एक्यूजिशंस की शदीद जद में रहा है व्हेन इट कम्स टू करप्शन। बल्कि आई थिंक उनका अपना इदारा भी जो है इस मामले में बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं है और कई दफ़ा इस तरह के इल्ज़ामात एलिगेशंस बहुत भारी भरकम आवाज़ में लगते रहे हैं। तो अगर करप्शन की बात हो रही है तो आई थिंक कि एक अक्रॉस द बोर्ड ये जिक्र है कि किसी भी इदारे के लिए या किसी भी माशरे के लिए करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। वैसे तो ये करप्शन की जो करप्शन के हवाले से जो रिजॉल्व है उसके खात्मे के लिए वो इमरान खान साहब कई दफ़ा दोहराते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जब ये रिजॉल्व दोहराते थे तो वो सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे होते थे और उनका हमेशा करप्शन की जब वो बात करते थे तो वो अगला जिक्र वही उनका शरीफ और जरदारी फैमिली और ये, और उस वक्त तो खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वो उसके जद में आते थे खान साहब के लिए। अब ये कि उनको अच्छे लगने लग गए वो अलहदा बात है। इस तरह की चीजें किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू से दैट यू वांट टू बी अगेंस्ट करप्शन, करप्शन का खात्मा करना है तो इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। करप्शन के हवाले से वो जैसे पिछले नैब चेयरमैन बातें करते थे कि जी हवाओं का रुख हो रहा है, हवाओं का रुख, उसके हिसाब से खुद ही बोलते थे कि करप्शन बहाना है, असल बातें हैं, असल मामला है हवाओं का रुख, और जिसकी तरफ वो होगा उसकी तरफ करप्शन के केसेस जो हैं वो नहीं खुलेंगे और जिनकी तरफ जो बेचारे गर्मी में बैठे होंगे, जिनको ठंडी हवाएं नहीं लग रही होंगी, उनके ऊपर हम लोग करप्शन पे करप्शन जो है वो उनके ऊपर केसेस पे केसेस हम लोग ठोके जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन और ये जो लाइंस हैं ये करप्शन के हवाले से बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि इफ़ यू से यू आर अगेंस्ट करप्शन, और मैं इस रिजॉल्व से यही बात मानती हूँ कि कई सारे लोग जो कि पावर में भी हैं और पावर के बाहर हैं, उन लोगों को इस बयान के कुछ मीनिंग्स और इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए और ज़रूर सोचना चाहिए कि ये नेसेसरीली पीटीआई के ऊपर बात नहीं है, ये एक ओवरऑल बात है और कोई भी जो है वो इसकी जद में आ सकता है। जहाँ तक मैंने भी इस बयान के हवाले से फीडबैक लिया है, मुझे भी इसी तरह का कुछ फीडबैक मिला है कि अगर करप्शन के खिलाफ बात की जा रही है तो उसके अंदर कोई बाइफर्केशंस नहीं है, उसमें कोई गुड एंड बैड करप्ट नहीं है। जैसे गुड एंड बैड तालिबान होते थे ना कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, उस तरह की कोई बाइफर्केशन नहीं है। व्हेन वी से वी आर अगेंस्ट करप्शन दैट मीन्स वी आर अक्रॉस द बोर्ड अगेंस्ट करप्शन। तो कई लोगों के जैसे कहते हैं कि कान सर पे जूं रेंगनी चाहिए इस बयान की वजह से।
ये बहुत एक अहम टेक अवे था उनकी स्पीच का, आर्मी चीफ की। एक और बहुत अहम टेक अवे ये था जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत नीड ऑफ द आवर है और इसको होना चाहिए। उन्होंने मॉडरेशन की बात की और उन्होंने कहा कि तमाम जो उलमा हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करें कि किसी तरह का एक्सट्रीमिज्म ना हो, मॉडरेशन हो। मॉडरेशन की जब वो बात करते हैं तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे माशरे को इसकी जितनी ज़रूरत है उतनी ये हमारे माशरे से बदकिस्मती से गायब होती जा रही है और दूर होती जा रही है। और उसमें जाहिर सी बात है बदकिस्मती से ये भी है कि उसके अंदर जो किरदार अदा करना है वो हमारे उलमा हजरात को ही करना है और ऑब्वियसली वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है, जितनी इसकी ज़रूरत है उतना इसको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ना वक्त के गुजरने के साथ साथ। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उतनी वो मॉडरेशन कम होती जा रही है और एक्सट्रीमिज्म जो है वो मुल्क में जड़ें पकड़ता जा रहा है। और इसके ऊपर भी बदकिस्मती से हर कोई सियासत करने में आगे आ जाता है मैदान में। कभी कोई पंजाब में वाकया हो जाए तो केपी वाले जो हैं इसके ऊपर ढोल बजाने लगते हैं। केपी में कोई वाकया हो जाए तो पंजाब की जो हुकूमत है, क्योंकि दोनों मुखालिफ हुकूमतें हैं मुखालिफ पार्टियों की, वो आ जाते हैं इसके ऊपर ढोल बजाने के लिए। और इसी तरह से सिंध के हालात हैं कि सिंध में भी ऐसे कोई वाकयात की कोई कमी नहीं है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स और बहुत सारे बदकिस्मत वाकयात हैं जो कि हम सिंध में भी आए रोज़ देखते रहते हैं। जबकि वहाँ जो पार्टी है जो कि इतने सालों से बरसों से वहाँ पर इक़्तिदार में है सूबे में, पीपल्स पार्टी, वो तो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो लिबरल और खुले जहन का प्रोग्रेसिव पार्टी हमसे ज़्यादा कोई है नहीं। तो उनके होते हुए तो ये और ही अचंभे की बात है कि अगर ये वाली चीज़ें हो रही हैं और फिर भी उनकी नाक के नीचे हो रही हैं और वो होने दे रहे हैं, इसको अलाउ कर रहे हैं तभी हो रही हैं। इसमें कोई इनको दूसरी राय नहीं रखनी चाहिए, नहीं हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। अगर इतने सालों से चल रहा है मामला और वो अनएड्रेस्ड है, अभी भी होता है, और इसका मतलब ये कि ये प्रेवलेंट है और आपने इसके ऊपर यू हैव नॉट डन इनफ, तो इसके ऊपर सियासत ज़रूर की जाती है। लेकिन इसका जो हल है वो तलाश करने में ना ही सियासी जमातें संजीदा हैं और ना ही बदकिस्मती से हमारे उलमा हजरात संजीदा हैं। बहुत अदब के साथ मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर संजीदा होते तो हम शायद इस नहज पे आज ना खड़े होते कि आज ये वाली बात करने की ज़रूरत पड़ती और इटसेल्फ आर्मी चीफ को ये वाला पैगाम देने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये आर्मी के लेवल से और फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी अगर ये पैगाम जा रहा है तो अब शायद इसको सीरियसली लिया जाए और अब शायद इसकी सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए। मैं इसकी सिर्फ उम्मीद ही रख सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आर्मी की इंटरवेंशन किसी मामले में ना हो तब तक सीरियसनेस नहीं आती मामले में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कोई और भी मामला हो। आर्मी आती है, इंटरवीन करती है, अपना पैगाम देते हैं और जब तक वो बताते हैं कि हाँ हम इस मामले में अब हम भी ये चाहते हैं, तब जाके वो मामला थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना शुरू होता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद इस फ्रेश और लेटेस्ट स्टेटमेंट के बाद इस मामले में कुछ बेहतरी नजर आएगी। एक तीसरा जो टेक अवे मैसेज था उससे तो जाहिर है कोई नजरें नहीं चुरा सकता और पीटीआई के अकाउंट जाहिर है उसके ऊपर बहुत सी इख्फा भी नजर आए जब वो कहते हैं डिजिटल टेररिज्म, क्योंकि ये जो टर्म आ गई है डिजिटल टेररिज्म की कॉइन की है DGISPR ने, और ये पीटीआई को काफ़ी बुरी लगती है क्योंकि नाम तो नहीं लेता है वो खुल के कि हम पीटीआई की बात कर रहे हैं। जमात का वैसे मजे की बात है किसी ने नाम नहीं लिया आज तक, ना कभी DGISPR ने नाम लिया है, ऑब्वियसली आर्मी चीफ ने भी कोई कभी नाम नहीं लिया। लेकिन पीटीआई वाले हमेशा इस सोच के मालिक हैं कि ये जो हमारे लिए ये जो डिजिटल टेररिज्म की टर्म इन्होंने ईजाद की है ये हमारे लिए की है। तो ये मुझे नहीं पता कि वो अपने दिल में उनके कोई गिल्ट है जिसकी वजह से वो हमेशा अपने ऊपर ये बात ले लेते हैं कि डिजिटल टेररिज्म और जो टेररिस्ट है वो हमें कहा जा रहा है। तो आई थिंक अगर वो अपने आप को समझते हैं कि वो डिजिटल टेररिस्ट नहीं है तो फिर उसको उस बात को उन्हें डिफेंड नहीं करना चाहिए इस तरह आके कि फ़ौरन कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके ऊपर डिफेंस एक फ़ौरन तैयार हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होती है, डिफेंस पीटीआई का पहले तैयार होता है और हर कोई आके वो जो है माइक के आगे बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, ये तनकीद करते हैं कि आपने ये बात की, आपने गलत की, आप किसी तनकीद से जो है वो बरी ज़ुमा नहीं है। तो अगर आप सिर्फ तनकीद कर रहे हैं और वो इंतशार फैलाने के लिए नहीं है, पीटीआई के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर वो तनकीद आप कर रहे हैं तो तनकीद लगाने पर तो कोई कतगन नहीं है। और बल्कि आर्मी चीफ ने भी अभी कहा है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग हर तरह से एडहेयर करते हैं और उसको अबाइड करते हैं और उसको बहुत एक हाई एस्टीम में रखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद इजाज़त देता है कि तनकीद की जाए, कंस्ट्रक्टिव तनकीद की जाए, तनकीद से इस्लाह की जाए। तो अगर आप तनकीद इस्लाह के लिए कर रहे हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, किसी अनारकी के लिए नहीं कर रहे, तो फिर तो आप डिजिटल टेररिज्म के जुमरे में आते ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई वाले फिर बगैर जब उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा, ना किसी की बात की जा रही है, तो फिर वो क्यों इसके दिफा में आगे निकल पड़ते हैं। खैर ये तो वो ही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्यों हर दफ़ा डिजिटल टेररिज्म पे जब भी बात होती है तो वो उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं और ये बात उनको बुरी भी लगती है।
लेकिन ये कि डिजिटल टेररिज्म का जो ये तस्करा किया है आर्मी चीफ ने, यकीनन इसका यही मतलब है कि जो सोशल मीडिया से मुंसलिक जो मवाद है, और ख़ास तौर पर अगर वो एनार्की फैलाने के ज़ुमरे में समझा जाए, तो उसके ऊपर जो क्रैकडाउन है वो मजीद यकीनन आने वाले दिनों में सख्त होगा, जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी कुछ सुन भी रहे हैं। फायर वॉल्स भी आ रही हैं और बहुत चीज़ें जो हैं वो अंडर द पाइपलाइन है। बट आई थिंक ये जो डिस्टिंक्शन है कि तनकीद होनी चाहिए, तनकीद किसी भी मुआशरे के हुस्न का एक बहुत अहम जुज़ है, और अगर तनकीद नहीं होगी तो इस्लाह नहीं होगी, और किसी भी मुआशरे में अगर इस्लाह ना हो तो वो मुआशरा खुद ही टॉपल हो जाता है, खुद ही कोलैप्स हो जाता है। तनकीद बहुत ज़रूरी है, गोया ये बात करने की है, लेकिन तनकीद एनार्की के लिए ना हो, हाँ ये भी बात उतनी ज़रूरी है। तनकीद का मतलब इंतशार फैलाना ना हो, उसका मकसद जो है उसके पीछे कोई और अज़ाइम ना हो अलावा इस्लाह के, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक डिस्टिंक्शन है, मैं समझती हूँ अगर इसको ड्रॉ करने का रियासत ने एक इरादा और अहाता कर लिया है कि हम ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे कि जहां पर तनकीद खतरनाक होगी हम उसको क्वॉश डाउन करेंगे, जहां पर तनकीद के कुछ और मकासद होंगे हम उसको क्वॉश डाउन करेंगे, करें जरूर क्वॉश डाउन, लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है ना, खुदारा इसको आप जाने ना दीजिएगा, क्योंकि अगर ये डिस्टिंक्शन चली गई तो इसका मतलब ये कि तनकीद इटसेल्फ 100% ही चली जाएगी, और अगर तनकीद 100% किसी मुआशरे से चली जाए तो वो एक मुआशरे के लिए उल्टा डैमेजिंग होता है। जमात इस्लामी का जो धरना था उसकी जब शुरू हुआ था और उसकी स्टार्ट पे मैंने शायद आपसे ही बात करते हुए उसकी बहुत तारीफ भी की थी, और ये कहा था कि चूंकि वो हकीकी अवामी मसाइल के ऊपर वो धरना है, जैसे बिजली के बढ़ते हुए बिल, महंगाई का तूफान, इन तमाम मामलात पे IPPs के साथ बेजा मुआहदे, नाजायज मुआहदे, उनको रिव्यू करना, तो शायद इस वजह से जो है वो उसको बहुत अवामी पजीराई हासिल है और थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक मजमा था जो कि वहां पर आकर बैठा हुआ था, और इतने दिन तक इतनी गर्मी के बावजूद सारे लोग और अवाम आकर बैठे रहे हैं, तो उनके दिलों को कहीं ना कहीं तो छुई होगी ना वो वाली बात या इशूज जो उन्होंने रेज किए थे एज अ पार्टी। और यकीन जाने कि जमात इस्लामी की अपनी भी जो सियासत थी जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर हमें नजर आती थी, कराची में तो फिर थोड़ी सी वाइब्रेंट है, बल्कि काफी वाइब्रेंट है जमात इस्लामी, लेकिन अदर देन दैट दीगर अक्रॉस द कंट्री उस तरह की वाइब्रेंट भी नहीं है जमात इस्लामी। अब जाके ये बड़े टाइम बाद एक इस लेवल की, नेशनल लेवल की एक्टिविटी थी जो कि जमात इस्लामी ने एज अ पार्टी की थी। तो मुझे हैरत की बात ये लगी कि रास्ते रोके, रास्ते बंद किए, कई दफा हमने देखा गाड़ियों में फैमिलीज बैठी हुई हैं, लोग गर्मी से निठाल हो गए हैं, किसी की गाड़ी रुक गई, पेट्रोल खत्म हो गया, वहीं गर्मी में सारे वो कोने में गाड़ी अपनी खड़ी करके सारे बच्चों को अपने बाहर निकाल के खड़े हो गए हैं और वेट कर रहे हैं कि जी कोई मैकेनिक आएगा, कोई मदद आएगी तो हमारी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो ये तक अवाम ने बर्दाश्त किया है, सब कुछ किया है। जिस महंगाई के खिलाफ ये लोग निकले हुए थे, उतना ही महंगा पेट्रोल भी है, उतनी महंगी फ्यूल भी है। मेरा ख्याल है उनके मुतालबात में, 9 मुतालबात में एक मुतालबा ये भी था कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएं। तो वही पेट्रोल का ज़िया हो रहा था उन तमाम लोगों का जो कि उस ट्रैफिक में फंसते थे इस धरने के बायस, और इतनी सारी दुश्वारी करके अवाम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो एट द एंड ऑफ द डे मिले, कोई ना कोई तो मुतालबा, जो कि सिर्फ इसलिए वो लोग वहां पर बैठ भी रहे थे, सिर्फ इसलिए ये दुश्वारियां बर्दाश्त करते हुए भी चुप थे, और फिर भी आपके इस धरने की, आपके इस प्रोटेस्ट की हिमायत कर रहे थे कि चलें एट द एंड शायद ये हमारे ही फायदे के लिए है, यहाँ पर हमारे फायदे के लिए, अवाम के फायदे के लिए। सबको पता है कि कोई नहीं सोचता, और सिर्फ इस खुशफहमी में कि शायद हाँ इस दफा कुछ अलग हो गया और हमारे लिए सोचा हो किसी ने, अवाम जो है वो क्योंकि हमारे आई थिंक एक हैप्पीनेस इंडेक्स है जो कि आई एम श्योर कई लोगों ने देखा होगा, उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है काफी अच्छी है। तो एक पुर उम्मीद कौम है हम, हमेशा जो है होप लूज नहीं करते हैं और छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। ये बल्कि स्कैंडिनेवियन जो ममालिक हैं उनमें बाकी जो सहूलियात हैं उनकी तो कोई उनका सानी नहीं है, इतनी अच्छी सहूलियात हैं स्कैंडिनेवियन ममालिक में, लेकिन ये हैप्पीनेस इंडेक्स उनका काफी कम है। वहां के लोग थोड़े मायूस रहते हैं, हर चीज है फिर भी खुश नहीं होते। यहाँ पर माशाल्लाह कौम अच्छी है, चीजें मतलब कमी पेशी के बावजूद, महंगाई के बावजूद छोटी चीजों में अपनी खुशियां तलाश कर लेते हैं माशाल्लाह। ये अच्छी बात है, जो अच्छी बात है वो माननी चाहिए। तो यहाँ पे लोग जो है वो एक उम्मीद लगाकर बैठ गए उसी की बिना पर कि इस धरने से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिला? सबसे हैरत की बात यह है कि अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि धरना चल भी रहा है या खत्म हो गया है या उसका क्या स्टेटस है। और जिस रोज माशाल्लाह से बिजली की कीमत में, बिजली के निर्खों में 2.5 रुपए का तकरीबन फी यूनिट इजाफा हुआ, उसी दिन उन्होंने धरना खत्म कर दिया। वहां अता तारड़ साहब थे और स्टेज पर गए, लियाकत बलोच साहब के साथ कोई उन्होंने तकरीर वगैरह की
और तकरीर तो शायद नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल स्टेज पर मौजूद थे, उनके साथ शायद मोहसिन नकवी भी थे। और वहां पर गए और मैंने उसका एक क्लिप वो देखा जिसमें लियाकत बलोच साहब उनको कह रहे हैं कि जी जो अवाम यहाँ पर नारे लगा रहे हैं हाफिज जिंदाबाद, हाफिज के हक में जो नारे लगा रहे हैं वो आपके हाफिज पे नहीं, वो हमारे हाफिज पे नारे लगा रहे हैं। और उसके ऊपर बहुत एक शर्मीली सी मुस्कुराहट जो है वो अता तारड़ साहब ने और मोहसिन नकवी साहब ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर सामने देखने लगे। तो जमात इस्लामी वाले हमें बताएं कि ये जो अवाम को निढाल किया था और जो ये दिन में बेचारे जो रोजी कमाने के गर्ज से अवाम निकले होते थे, लोग अपने ऑफिस दफ्तर दफातर जा रहे होते थे या बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, जो उनके रास्ते रोके थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शाहरा जो है वो तब बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक्ड थी। और वो चाहे जितना मर्जी कह लें कि जी हुकूमत ने कंटेनर लगाए थे, जो लोग थे कारकुनान थे वो वही सड़क पर बैठे हुए थे। तो सड़क हो गई ना ब्लॉक, कंटेनर्स वगैरह तो फिर बात की कहानी है। आप लोग खुद भी तो सड़क पर बैठे हैं। आपने किसी ऐसी जगह पर ऐसे मकाम पर एहतजाज नहीं किया जिससे अवाम का रास्ता ना रुके या जिससे सड़कें ब्लॉक ना हो, अवाम को दुश्वारी ना हो। आप लोगों ने जाहिर एक प्रॉब्लम, एक खप डालने के लिए इसी तरह का इंतखाब किया जहां पर हम रास्ता रोकेंगे, दुश्वारी देंगे, तभी हमारी कोई सुनवाई होगी। यही एक स्ट्रेटजी होती है ना जब भी एहतजाज किया जाता है, चाहे वो टीएलपी करती है या चाहे ये लोग कर रहे थे, कोई भी जमात करती है। लेकिन एंड में उसके निकलता क्या है, आज तक कभी भी समझ नहीं आया। जमात इस्लामी से भी बहुत तवक्कुआत लगाई थी कि शायद ये लोग कुछ अलग करेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे कम इस तरह के एक्टिविटीज करती हैं जमात इस्लामी, इसलिए लोगों ने थोड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। लेकिन उन उम्मीदों पर ठंडा ठंडा पानी फिरते हुए ही नजर आया है कि जिन निरखों को कम करने के लिए आए थे बिजली के, वही बढ़ा के जिस रोज बढ़े हैं उसी दिन उन्होंने अपने धरने को आई थिंक कॉल ऑफ कर लिया है। अब आखिरी उनका एक कोई उसमें जलसा है, उसके बाद एक्सपेक्टेड यही है कि वो धरना जो है खत्म कर लिया जाएगा। अपने लीडरान को क्या मिला है इनके या क्या नहीं मिला है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस हवाले से कुछ इत्तलात जरूर है हमारे पास, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा कबल वक्त है उनको रिवील करना कि उनके अपने कोई गेम्स हो गए हों जिसकी वजह से इन्होंने ये धरना खत्म कर दिया हो। कमिटीज वगैरह बना दी हैं, वर्किंग कमिटीज बनाई हैं हुकूमत के लोगों से, जहां तक हमने बात की है कि हमने वर्किंग कमिटीज बना दी हैं कि जितनी जो आईपीपीज हैं और जिनके साथ मुआहदे हैं हम सबको स्क्रूटनाइज करेंगे, ऑडिट भी करने को हम तैयार हैं। और जो मुआहदे हैं उनको चीन के साथ बात कर रहे हैं कि हम उनको रोल ओवर कर लें, उनकी जो पेमेंट है हम थोड़ी ताखीर से अदा कर दें। अगर ऐसा कर पाते हैं तो कुछ हद तक बिजली के नरखों में रिलीफ मिल जाएगा। अदर देन दैट कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं है। ये बातें भी सिर्फ बातें हैं जब तक इनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। तो फिर भी ये एहतजाज तकरीबन खत्म हो गया है और अवाम को मुबारक हो कि उन्होंने एक दफा फिर ख्वारी और जलालत जो है सड़कों पे रुल रुल के अपने नाम की।